ए, ओह ना, सीट मिल गया ना। ओके, बोले तो बोलिए ना वो। आइए दोस्तों, कहाँ तक हो गए थे? कहाँ तक? अरे आगे में कहीं नहीं, आगे में कहीं नहीं बैठाते हैं, आगे में खाली खाली है। क्लास के सो बिगड़ जाता है, लगता विद्यार्थी है ना क्लास में। बेटा कुछ लड़का को भेजिए, आइए आगे में, आइए जी, डी वहाँ पे। बैठिए, तब लगता है कि पूरा क्लास खाली है। चलिए हो गया बैठिए। ठीक है, आप सबको नहीं बुलाए, बोला कि हम कुछ खाली था। ठीक है, कहा गया टुनटुन बिठाता कहीं ठीक से। कहाँ पर आ गया जी? प्रोटीन। आज का जो कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत नहीं, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड से बनाए थे। कराओ जज जी। कहिए तो रैफिनोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? हल्ला नहीं करिए, रैफिनोज। इससे पिछला क्लास किए थे। आई कार्ड को एडमिशन ले लिए, तब पढ़ते का है ना। बड़ा सब तो भूसकोल आगा में बैठल रहता है। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रोटीन। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़े थे। रैफिनोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ट्राइसाइक्लिक। नौकरी जल्दी पिछले वाला को होता है। ठीक है, ये बात हम सही बात है। एक बार दरोगा से मिलने आया, किसी को पहचानबे नहीं किए, मतलब दरोगा बन गया, उसके बाद मिलने आया, किसी को पहचान ही रहे थे। अब रोशन सर होता है कि वो मिलते रहते, हम किसी से मिलते नहीं हैं। ठीक है, पढ़ाई पैसा लिए, काम खत्म। ठीक है, तो मिलने आया। अब आगे कुछ ब्रांच का लड़का का चेहरा याद रहता था, तो उसे पूछे कि कौन क्लास करते थे? सर उस क्लास करते थे। कल क्लास में तुम बहुत पहचानते? सर हम पीछे में बैठते थे। तो कल कितना पीछे में बैठते? सबसे पीछे में बैठते थे हम। तो ये बात है कि पढ़ने वाला जो मतलब टैलेंटेड होता है, उसको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, आराम से कहीं पर एकदम दुबक के बैठना है, समझना है, तुरंत सबसे पहले भाग जाना है। ये हम देखे हैं। मतलब जो एकदम टैलेंटेड होता है वो जल्दी बात भी करना नहीं चाहता है। उसको कोई दिक्कत होगा ना, पूछबो नहीं करेगा, पहले किताब में जाकर खोजेगा। हाँ, किताब से दिक्कत दूर हो गया तब बहुत कष्ट से पूछेगा। लेकिन दोस्तों, हमारी क्लास में सबको टैलेंटेड होना पड़ेगा, आगे हो या पीछे। अब टैलेंटेड होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना प्रश्न करवाए हैं सबको याद कर लीजिए। ठीक है, और मार्केट में गैंग चलता है कि नौकरी दिलवा देंगे। हाँ, जिसका पूरे खानदान में कोई सरकारी नौकरी नहीं किया है, वो बोला आपको, मतलब उसका खानदान का जो लुच्चा लफुआ है घूमते रहता है,
कि मेरा संपर्क यहाँ है, उस सब का बहुत अच्छा विद्यार्थी उस चक्कर में आता है, बहुत तो जमीन बेच के टका दे देता है। तो उस सब के चक्कर में नहीं रहना है, सिर्फ टैलेंट से नौकरी लेना है, और नहीं तो ऐसा टैलेंट पैदा कर देना है कि अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आइए दोस्तों, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? एक उत्तर तो यही इसका हो सकता है कि प्रोटीन एक बायोमोलिकुल्स है कि नहीं है? तो प्रोटीन क्या है? तो बायोमोलिकुल्स। अब बायोमोलिकुल्स क्या है? तो हम 3 बात आपको बताए थे, सेल के निर्माण, सेल का ग्रोथ और सेल का न्यूट्रिशन। तीनों ही किससे आएगा? बायोमोलिकुल से आएगा। यानी कि तीनों ही चीज के लिए जरूरी है बायोमोलिकुल्स, यानी कि जैव अणु। यानी कि जैव अणु के अभाव में ना तो सेल का निर्माण संभव है, ना ही सेल में ग्रोथ होना संभव है, और ना ही सेल में को पोषण प्राप्त हो सकता है। और निर्माण, ग्रोथ और पोषण ही नहीं तो फिर सजीव का अस्तित्व ही नहीं दोस्तों। इतने महत्वपूर्ण है जैव अणु। लेकिन प्रोटीन एक ऐसे जैव अणु है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इससे पहले जो कार्बोहाइड्रेट आप पढ़े थे उसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। लेकिन केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। अनिवार्य रूप से क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावे जो एक अतिरिक्त खनिज तत्व की आवश्यकता है प्रोटीन अणु के निर्माण के लिए, वे कौन है? नाइट्रोजन। इसलिए प्रोटीन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर हो गया ना? तो प्रोटीन अणु को बनाने के लिए कम से कम कितने खनिज तत्व की आवश्यकता है? इसके विपरीत कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कितने खनिज तत्व की आवश्यकता? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कितने खनिज तत्व चाहिए? 4। कौन कौन? अब सवाल है, क्या प्रोटीन में इन 4 खनिज तत्व के अलावे और कुछ भी नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन ये 4 का होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन है दोस्तों जिसमें आपको सल्फर मिल सकता है। जिसमें आपको क्या मिल सकता है? सल्फर मिल सकता है। जिसमें आपको क्या मिल सकता है? सल्फर मिल सकता है। कुछ में आयोडीन मिल सकता है, लोहा मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है, कोबाल्ट मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है, मैग्नीज मिल सकता है। लेकिन ये मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते। यानी कि एक प्रोटीन अणु में निश्चित ही ये 4 खनिज तत्व मौजूद रहते हैं। इसके अलावे कुछ कुछ प्रोटीन, सभी नहीं, कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें इन 4 तत्वों के अलावे सल्फर भी देखने को मिल सकता है, या आयोडीन भी देखने को मिल सकता है, या लोहा भी देखने को मिल सकता है, या कॉपर भी देखने को मिल सकता है, या कोबाल्ट भी देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम भी, मैग्नीज। लेकिन न्यूनतम जितने खनिज तत्व प्रोटीन बनने के लिए जरूरी है वे क्या है? अब एक प्रोटीन अणु का निर्माण कैसे होता है इन 4 तत्वों से? तो सबसे पहले इन 4 तत्वों से दोस्तों अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? फिर अमीनो एसिड का अणु मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब फिर पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जो है किससे मिलकर मुख्य रूप से बना होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनने के लिए कम से कम कितना चीज चाहिए? अधिक इसमें जुड़ सकता है। तो प्रोटीन मुख्य रूप से अमीनो एसिड से बना होता है, या अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर प्रोटीन को तैयार करते हैं। और अमीनो एसिड क्या है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अमीनो एसिड बनने के लिए 4 चीज कम से कम चाहिए।
आप देखे थे कि प्रोटीन पाचन के दौरान पूरी तरह से पच करके, प्रोटीन पाचन के दौरान पूरी तरह से पच करके किसमें कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अमाशय में किसमें कन्वर्ट हुआ था? यानी कि जब अमाशय में आंशिक पाचन हुआ था प्रोटीन का दोस्तों, तो प्रोटीन टूटकर क्या बना था? हालांकि और भी बना था, पेप्टोन बना था, प्रोटीओज बना था, लेकिन पॉलीपेप्टाइड बना था ना। और जब पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा गया छोटी आंत में, क्या बना था? यानी कि अमीनो एसिड के रूप में यह पचा था। तो प्रोटीन को अगर हम तोड़ते जाए तो अंत में क्या बनेगा? इसलिए एक प्रोटीन का परिभाषा यह भी दिया जाता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। बहुलक क्या होते हैं? जब छोटे छोटे अणु आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, तो यही प्रक्रिया बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और जो छोटे छोटे अणु बनते हैं उसको मोनोमर कहते हैं, बड़े अणु को पॉलीमर कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है? एक जैव अणु है। प्रोटीन क्या है? तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना एक यौगिक। कई तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर है? प्रोटीन क्या है? एक जैव अणु है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला से बना एक कंपाउंड है, एक अणु है या कंपाउंड। क्लियर है? अब कहिए प्रोटीन का और परिभाषा हो सकता है? नहीं, इतना परिभाषा हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन का निर्माण संभव है? तो नहीं। एक सामान्य सा उदाहरण आप देखे होंगे कि दाल में ज्यादा प्रोटीन होता है। दाल में ज्यादा प्रोटीन क्यों होता है? तो दलहन एक ऐसा फसल है जिसको नाइट्रोजन की प्राप्ति ज्यादा होती है। ये 3 नंबर चैप्टर में हम पढ़ाए थे जब बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे कि दलहन पौधे के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिस कारण दलहन पौधे को अन्य पौधे की तुलना में नाइट्रोजन की प्राप्ति ज्यादा होती है। और जिस पौधे को नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा वो प्रोटीन भी क्या करेगा? तो दलहन पौधों के या दलहन उत्पादों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने का मुख्य कारण, प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के मुख्य कारण उसे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में प्राप्ति है। जिस पौधे को जितना अधिक नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी वे उतना ही ज्यादा प्रोटीन बनाकर अपने उत्पादों में संचित करेंगे। यानी कि बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन का बनना संभव नहीं है। क्लियर है? अब नाइट्रोजन के प्रकार पर आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट को हम मुख्य 3 भागों में बांटे थे, लेकिन अधिकतम आप 4 कह सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। लेकिन ड्राई और ट्राई को हम एक जगह कर दिए थे ओलिगोसेकेराइड के रूप में। तो आप 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में 4 ही किया जाता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। लेकिन प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रोटीन, ठीक है, दूसरा कंजुगेट प्रोटीन, और तीसरा डेराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार के? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन। नोट में थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि ड्राई प्रोटीन को हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं, कंजुगेट को हिंदी में संयुक्त कहते हैं, और ड्राइव्ड में भी संयुक्त लिखा गया है, शायद लिखा गया ना? क्या इंग्लिश में सही है, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग शायद गलत कर दिया गया है। व्युत्पन्न होता है, ड्राइव्ड का हिंदी क्या होता है? व्युत्पन्न। तो हिंदी वाला सही कर लीजिएगा।
तो प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं किसको? सिंपल प्रोटीन को। दीपेन कुमार बोर्ड का है डोल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन क्या कहते? नाम ही है सिंपल, फालतू कुछ नहीं। जैसे कहते हैं एकदम सिंपल ड्रेस में है, मतलब एकदम शर्ट पैजामा पहले है, ठीक है, एकदम लफुआ वाला ड्रेस, जींस यहाँ से कटल है, चेन है सिक्कर, अब भरम में है कि हमको सबको देख रहा है, देख कोई नहीं रहा है, ऐसा होता है जी। लोग ऐसे आश्चर्यजनक ड्रेस जो पहन लेते हैं, तो आश्चर्यजनक ड्रेस पहन लेते हैं ये ऐसे कि इससे प्रभाव पड़ेगा, होता है इसका उल्टा। खासकर बिहार में जो मेंटेलिटी है, हम ये नहीं कहते कि पहनना गलत बात है, ये नहीं करते हैं। हम बिहार के लोग हैं और बिहारी सोच के बारे में बता रहे हैं। बिहारी सोच में अगर फालतू इधर उधर हुए तो सीधा उसका परिभाषा लफ हुआ है कि नहीं? तो सिंपल का मतलब है कि सिंपल, अब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो आइए वास्तविक परिभाषा पर। सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसको निर्माण में अमीनो एसिड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। इससे पहले हम बोले थे ना कि प्रोटीन में सल्फर, आयोडीन, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम ये सब पाए जा सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन में एक ऐसा प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन। क्लियर हो गया ना? ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त अन्य कोई खनिज तत्व नहीं है, या ऐसे प्रोटीन जिसके निर्माण में केवल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन खनिज तत्व ही भाग लिए हैं, अन्य कोई खनिज तत्व भाग नहीं लिए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल प्रोटीन कहेंगे। और सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत मुख्य 4 ही प्रोटीन आपको याद रखना है। एक एल्ब्यूलिन होता है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। दूसरा ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। तीसरा हिस्टोन प्रोटीन। तीसरा और चौथा प्रोटीन। 4 को याद रखने में कोई दिक्कत? एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूमिन, हिस्टोन और प्रोटामीन कैसे प्रोटीन है? यानी कि इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा और कोई भी खनिज तत्व की उपस्थिति नहीं है। अब इन प्रोटीन की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, वो हमें जानना है। सबसे पहले एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां रहता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे के उजले भाग में है, पीले भाग में ग्लोब्यूमिन रहता है। अंडे के नोट में गड़बड़ दिया हुआ है, अंडे के उजले भाग में। और मिस्टेक नहीं करना है, ये रहते अंडे के पित्त भाग में, यानी कि येलो स्पॉट वाला भाग में। क्लियर है? अंडे के पीले उजले भाग में कोई दिक्कत नहीं ना। प्रमुख ये पूछा हुआ प्रश्न है कि अंडे के उजले भाग में उबालने के बाद जो होता है उजला वाला पार्ट, उसमें मुख्यतः कौन प्रोटीन रहता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अंडे के पित्त पीले वाले भाग में मुख्यतः कौन प्रोटीन रहता है? ग्लोब्यूमिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन कैसा प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है, यानी अमीनो एसिड की कोई, इसमें अमीनो एसिड का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटामीन, ये सिंपल प्रोटीन की सबसे प्रमुख उदाहरण है। और इसका जो मुख्य भाग है कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये अंडे के पीले भाग में मौजूद होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे के उजले भाग में मौजूद होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन हमारे हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन समझ रहे हैं ना? ब्लड में। और प्रोटामीन एक मछली है, सालमन और हेरिंग मछली। खाए है मछली है? बिहार में नहीं मिलता है, ठीक है, ये समुद्री मछली है।
कौन मछली है? देखिए नाम है सालमन और हेरिंग। भूगोल पढ़े हैं? भूगोल पढ़िएगा ना, अटलांटिक महासागर उसमें हेरिंग पॉन्ड है, यानी वहां पर इतना हेरिंग मछली पकड़ाता है, उसका नाम ही पढ़ के क्या, हेरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर में शायद, अगर हम मिस्टेक ना कर रहे हो तो ये दोनों मछली प्रोटामीन के एक विशेष मतलब प्रोटामीन के मुख्य स्रोत है। अब कहिएगा ये अलग अलग प्रोटीन क्या अलग अलग कार्य करते हैं हमारे शरीर में? बिल्कुल, यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने में हिस्टोन प्रोटीन ही भाग ले सकते हैं। कौन भाग ले सकते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। कहिएगा हिस्टोन का कमी हो गया, हिस्टोन टाइप प्रोटीन का कमी हो गया तो ग्लोबिन जाकर हीमोग्लोबिन बना देगा? नहीं। अब कहिएगा ऐसे ऐसे प्रोटीन बनते कैसे हैं? क्योंकि आप जब भोजन खा रहे थे तो वो तो पचकर अमीनो एसिड बन गया था, यानी आप भोजन के माध्यम से जो प्रोटीन लिए वो पचकर क्या बन गया? कोई दिक्कत नहीं है, पच गया, अमीनो एसिड बन गया, ब्लड उसे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, अब कोशिका के अंदर राइबोसोम तैयार है। जैसे ही अमीनो एसिड कोशिका में, यानी कि जब हम भोजन के रूप में प्रोटीन ग्रहण किए तो हमारे छोटी आंत में जाकर पच करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम सालमन हेरिंग मछली लेंगे तो प्रोटामीन हमें प्राप्ति होगी, लेकिन यह प्रोटामीन जाकर के अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अमीनो एसिड में टूट जाएगा तो फिर प्रोटीन की प्राप्ति हमें कैसे होगी? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है तो रक्त में पचा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो ये प्रोटीन पचकर अमीनो एसिड में टूट गया और रक्त उन्हें कोशिका तक पहुंच गया। कोशिका के अंदर एक इकाई होता है राइबोसोम, जिसका काम ही है केवल प्रोटीन को बनाते रहना। राइबोसोम देखा, अच्छा प्रोटामीन का टूटल का भाग है, जल्दी से आओ प्रोटामीन बनाओ। एल्यूमिन टूटकर आया हुआ है अमीनो एसिड के रूप में, सबको जोड़कर फिर क्या बना देता है? तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं, वास्तव में हम प्रोटीन जो लेते हैं तो अमीनो एसिड में टूटा हुआ है पच करके, तो फिर ऐसे से प्रोटीन शरीर में आया कौन से? तो ऐसा प्रोटीन शरीर के कोशिकाओं में जाकर पुनः निर्मित होते हैं, और पुनः निर्मित करने के लिए कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना जिसका काम ही है अमीनो एसिड को जोड़कर क्या बनाते रहना? प्रोटीन बनाता। हर तरह के प्रोटीन को निर्माण कर सकता है, और वो इकाई का नाम क्या है? राइबोसोम। अब जानते हो कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री ही कहते हैं, उसका केवल एक ही काम है अमीनो एसिड को जोड़कर क्या तैयार करते रहना। तो हम प्रोटामीन लेंगे, पुनः हमारे शरीर के कोशिकाओं में जाकर वो क्या बन जाएगा, चाहे वो पचकर अमीनो एसिड ही क्यों न बन गया है। तो चारों नाम याद रहेगा ना, प्रोटामीन, हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। इनके कार्य बहुत अधिक है, इसके कार्य बहुत अधिक है। आगे जाएंगे जब ब्लड पढ़ेंगे ना, तो ब्लड में भी ये प्रोटीन रह करके एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। लेकिन अभी सिर्फ याद रखना है कि अंडे के उजले भाग में कौन प्रोटीन, पीले भाग में कौन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में कौन प्रोटीन, सालमन हेरिंग मछली में कौन प्रोटीन। और सालमन हेरिंग मछली नहीं खाएं तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, समुद्री मछली है, बिहार में मिलता भी नहीं, आप खाइएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल प्रोटीन में दोस्तों इतना ही याद रखना है। अगला है कंजुलेट, लिखा गया कंजुगेट प्रोटीन, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संयुक्त। अब इसका नाम ही जैसे सिंपल से स्पष्ट हो रहा था, सिंपल, इसका नाम ही किया संयुक्त, मतलब इसमें कोई जाकर सेट होगा, है कि नहीं? और अगर आप सिंपल प्रोटीन के सिंपल होने का कारण समझ गए थे या समझ गए हैं, तो संयुक्त का भी संयुक्त होने का कारण का अंदाजा आपको लग गया होगा। ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावे और भी कुछ है, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, तो ऐसे ही प्रोटीन को क्या कहते हैं? कंजुगेट प्रोटीन। क्या कहते हैं? कंजुगेट प्रोटीन कहते हैं। यहां जे होगा, सॉरी। तो कंजुगेट प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका हिंदी नाम से ही संयुक्त, हिंदी नाम ही संयुक्त है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कुछ जुड़ा है जाकर के।
तो जब सिंपल प्रोटीन में कोई अन्य खनिज तत्व जाकर जुट जाता है, जैसे लोहा जाकर जुट गया, कोबाल्ट जाकर जुट गया, मैग्नीशियम जाकर जुट गया, कार्बोहाइड्रेट जाकर जुट गया, या अमीनो एसिड में कुछ भी जाकर एक्स्ट्रा जुटा है, तब वैसे प्रोटीन को कौन प्रोटीन कहा जाता है? यानी कंजुगेट प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावे एक या फिर एक से अधिक और भी खनिज तत्व हो सकते हैं। तो सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन में डिफरेंस यही कि सिंपल केवल अमीनो एसिड से निर्मित है और कंजुगेट में अमीनो एसिड के अतिरिक्त और भी कोई चीज जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कंजुगेट प्रोटीन में कौन कौन आपको याद रखना है। क्रोमो प्रोटीन, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कुछ जुड़ा है, प्रोटीन जुड़ लग गया, किया क्रोमो। क्रोमो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन क्या है? तो एक संयुक्त प्रोटीन, और नाम भी देख रहे हैं। कभी कभी आप मिस्टेक हो जाएगा कि कौन कंजुगेट है, ज्यादा आपको धरफरी भूल ही नहीं सकते हैं कि कौन क्रोमो प्रोटीन है, नाम ही बता देगा कि ये कंजुगेट है। क्रोमो प्रोटीन यानी प्रोटीन में जुड़ा है वो किया, मतलब क्रोमो संयुक्त है, तो ये कौन प्रोटीन है? संयुक्त। हम बता रहे हैं, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। बाकी परिभाषा तो यही कि क्रोमो प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त लोहा रह सकता है, या कॉपर रह सकता है, या मैग्नीशियम रह सकता है, या कोबाल्ट रह सकता है। यह नहीं कि चारों रहेगा तब क्रोमो प्रोटीन रहेगा, या लोहा, या कॉपर, या मैग्नीशियम, या कोबाल्ट। तो कंजुगेट प्रोटीन में पहला मुख्य प्रोटीन है क्रोमो प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त लोहा रहे, या कॉपर रहे, या मैग्नीशियम रहे, या कोबाल्ट रहे, तब उसे क्या कहते हैं? क्रोमो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में एक सिंपल प्रोटीन था और उसका नाम था हिस्टोन। हीमोग्लोबिन में एक और प्रोटीन रहता है ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो एसिड के अलावा क्या जुड़ा रहता है? लोहा। यानी हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन जो है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन है? क्रोमो प्रोटीन, क्योंकि ग्लोबिन में क्या जुड़ा रहता है? ध्यान दीजिए, इससे पहले हम हिस्टोन के बारे में पढ़ते थे, हिस्टोन भी रहता है दोस्तों, और लेकिन इसमें कंजुगेट भी रहता है। कंजुगेट में कौन रहता है? उसके बाद क्रोमो प्रोटीन की स्थिति मानव के आंख के रेटिना में होता है। मानव के आंख की रेटिना भी प्रोटीन की ही परत है, और वह प्रोटीन की जो परत है वह कौन सी परत है? क्रोमो प्रोटीन वाली परत है। तो मानव शरीर के संदर्भ में क्रोमो प्रोटीन प्रायः आपको किन जगहों पर देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन के प्रोटीन में देखने को मिलेगा और रेटिना के प्रोटीन में। यानी कि आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और रेटिना का प्रोटीन कैसा प्रोटीन है। लेकिन यह बात भी ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में एक सिंपल प्रोटीन की भी उपस्थिति रहती है, और कौन कौन दोस्तों? तो क्रोमो प्रोटीन में कोई दिक्कत जी? दूसरा 1 सेकेंड, चला ठीक ठाक। दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका नाम न्यूक्लियो प्रोटीन इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि यह प्रोटीन हमारे प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रोटीन, वह प्रोटीन जो कहां एक न्यूक्लियस होते ही नहीं है। तो क्या उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं होते हैं? होते हैं। तो ऐसा नहीं कि न्यूक्लियो प्रोटीन केवल न्यूक्लियस में होगा, कभी कभी ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं,
खासकर बैक्टीरिया के बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही है। तो क्रोमोप्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड के अमीनो एसिड के अलावे लोहा, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज ये जुड़े हो सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड के अलावा क्या जुड़े हो सकते हैं? कोशिका के अंदर जितने भी प्रोटीन है उसका स्वरूप क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। या कोई प्रोटीन जो न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं है वे कोशिका के न्यूक्लियस में प्रवेश करते ही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? यानी कि वो प्रोटीन सिंपल के रूप में प्रवेश किया कोशिका के भीतर, और जैसे ही कोशिका के भीतर प्रवेश किया उससे डीएनए अणु मिल गया और वह किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियो प्रोटीन। तीसरा टाइप है दोस्तों ग्लाइको प्रोटीन। देखिए यहां पर भी प्रोटीन में क्या जुड़ा हुआ है? सारे कंजुगेट प्रोटीन का नाम इसी तरह है, ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट कोई भी, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, कोई भी ऐसा का प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावे क्या जुड़ा हुआ हो? कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइको प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण म्यूसिन प्रोटीन है, और म्यूसिन प्रोटीन मानव के लार में उपस्थित होता है। मानव के लार में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं वे कौन से प्रोटीन होते हैं? रेटिना का प्रोटीन कौन प्रोटीन? क्रोमोप्रोटीन। इतना जल्दी भूल जाते हैं, एक बार पुनः ध्यान दीजिए। क्रोमोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावे खनिज तत्व जुड़ा रहता, लोहा, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज, सभी नहीं कोई एक। सेल के न्यूक्लियस में जो प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन में अमीनो एसिड के अतिरिक्त क्या रहते हैं? उसके बाद ग्लाइको प्रोटीन में अमीनो एसिड के अलावा क्या रहता है? ग्लाइको प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन? म्यूसिन। अगला जो है, नीचे में भी गड़बड़ा गया क्या? तो रख, टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे सकता क्या, लेकिन इंसान से काम है क्या? ठीक है। चौथा ये फॉस्फो प्रोटीन। बात है कभी कभी कुछ समझते, जैसे ऑनलाइन गड़बड़ हो गया, ऑनलाइन गड़बड़ हो गया, कल ये ठीक कराए हैं, आज ये गड़बड़ हो गया, गुस्सा चढ़ गया, क्या गड़बड़ हुआ, और उसके बाद मिस्त्री जो ठीक करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा, ये हो गया, अच्छा मैं कर दी, कर दी, इतना बात कर देगा समझ से बाहर। अच्छा, तब लास्ट में अच्छा ठीक करिए जल्दी जल्दी। तो कोई भी चीज गड़बड़ होगा, समझिए ना पाते गड़बड़ क्या है। क्या हुआ? ये क्या गड़बड़ाया? अल्लाह हल्ला मत करिए। नीचे वाला इन्वर्टर से ही। अरे यार, दूगो इन्वर्टर बोलो, रोशन आनंद को ले लेगा। चलिए, फॉस्फोप्रोटीन। अब ध्यान दीजिए, फॉस्फोप्रोटीन जो है इसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावा क्या जुड़ा हो? क्या जुड़ा हुआ हो? फास्फोरस जुड़ा हुआ। और दूध में एक पाया जाता है कौन प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। ये केसिन प्रोटीन फास्फोरस युक्त प्रोटीन है, अर्थात यह कौन प्रोटीन है? अब देखिए, कंजुगेट प्रोटीन का यही मुख्य प्रकार है 4, लेकिन कंजुगेट प्रोटीन कौन है इसको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कंजुगेट प्रोटीन के नाम ही ऐसे होते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता कि यह कंजुगेट प्रोटीन है। यहां पर भी देखिए, प्रोटीन के साथ क्रोमो लगा हुआ है, प्रोटीन के साथ न्यूक्लियो लगा हुआ है, प्रोटीन के साथ ग्लाइको लगा हुआ है, प्रोटीन के साथ फॉस्फो लगा हुआ है। तो कंजुगेट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावे अतिरिक्त कुछ भी रहे तो वे कंजुगेट होगा। और एग्जाम्पल कितना है दोस्तों? 4।
एग्जाम्पल कितना आपको दिए, क्रोमोप्रोटीन यानी अमीनो एसिड के साथ लोहा, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट जुड़ा हुआ हो, चारों नहीं कोई एक, सेल के न्यूक्लियस में रहने वाला प्रोटीन। या आपसे पूछ देगा कि एक प्रोटीन जिसमें डीएनए के खंड जुड़े हुए वे कौन से प्रोटीन हो सकते हैं? एक प्रोटीन जिससे आरएनए मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। कभी कभी इस तरह घुमा कर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक प्रोटीन जिसमें डीएनए के खंड जुट गए हैं वे कौन प्रोटीन है? न्यूक्लियो प्रोटीन कहां पाए जाते हैं? सजीवों के कोशिका के, लेकिन कुछ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य न्यूक्लियस में। आपसे पूछ देगा कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है, या फास्फोरस युक्त प्रोटीन, यह भी ऑप्शन में दे सकता है। ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं? या आपसे पूछ देगा म्यूसिन प्रोटीन कहां पाए जाते हैं? लार में। केसिन प्रोटीन कहां पाए जाते हैं? दूध में। आंखों के रेटिना का प्रोटीन किस टाइप का होता है? डीएनए युक्त प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में यानी इस चैप्टर में क्वेश्चन कई तरह के पूछा जाता है, सीधा उल्टा किसी भी तरह से पूछ सकता है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है, या प्रश्नों को देखे होंगे, बनाए होंगे, बहुत क्वेश्चन इसमें नहीं बना होगा, लेकिन जब आपको बताएंगे देखिए अच्छा यही आंसर होगा। तो जैसे आपको पूछ दिया कि न्यूक्लियो प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन में डीएनए या आरएनए के अणु जुड़े हुए होते हैं अमीनो एसिड के अलावे। तो प्रश्न देखिए इस तरह से है कि एक प्रोटीन के अणु में जब डीएनए के खंड जुट जाते हैं तब ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? अब देखिए यहां प्रश्न पूछा कि एक ऐसे प्रोटीन जिसमें डीएनए के खंड जुट जाते हैं। अब जब ठीक तरह से इसके कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ रहे होंगे तो तब दिक्कत हो सकता है ऐसे प्रश्नों को बनाने में। लेकिन अब कोई दिक्कत होगा? ऐसे प्रोटीन जिसमें आरएनए के खंड जुड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। अब कभी कभी प्रोटीन का डिफिनेशन नहीं पूछा जाता बल्कि आपको पूछ देगा लार में कौन प्रोटीन पाए जाते हैं, या कभी कभी म्यूसिन न देकर दे देगा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक उसी तरह दूध में कौन प्रोटीन पाए जाते हैं, या हो सकता है केसिन न देकर ऑप्शन में क्या दे दे? फास्फोप्रोटीन। तो केसिन फास्फोप्रोटीन ही है या फास्फोरस युक्त प्रोटीन है? तो सिंपल प्रोटीन में ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन और प्रोटामीन। और कंजुगेट में याद रखने का कोई दिक्कत है? प्रोटीन में जब ग्लाइको लग जाए, प्रोटीन में जब क्रोमो लग जाए, प्रोटीन में जब फास्फो लग जाए, प्रोटीन में जब न्यूक्लियो लग जाए तो वही क्या हो जाता है? संयुक्त प्रोटीन। कोई दिक्कत? और देखिए कि ये खूब पूछा जैसे दूध में कौन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, लार में कौन प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में कौन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, या हीमोग्लोबिन में और कौन प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आइए अगला आते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन का निर्माण या तो सिंपल प्रोटीन से हो सकता है या कंजुगेट प्रोटीन से हो सकता है। दोनों ही प्रोटीन किसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान। यानी डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? तो वे सभी प्रोटीन जो सिंपल और कंजुगेट के हाइड्रोलाइसिस यानी कि किसके द्वारा दोस्तों? जल अपघटन के द्वारा बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन। इससे पहले जो आप प्रोटीन पढ़े थे वे डायरेक्ट हमें किसी स्रोत से प्राप्त हो रहे थे, लेकिन डिराइव्ड प्रोटीन हमें किसी स्रोत से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन की जल अपघटन होकर जब एक नए तरह के प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन। और हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन हो रहा था, पाचन भी वास्तव में जल अपघटन की ही प्रक्रिया है। पाचन की प्रक्रिया भी जल की उपस्थिति में ही होता है।
जल अपघटन के बारे में बताए थे ना, जब किसी बड़े अणु को जल की उपस्थिति में एंजाइमों के मदद से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, तब वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डराइव्ड प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन है जिसका निर्माण सिंपल और कंजुगेट, सिंपल या कंजुगेट प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, आप देखे थे कि प्रोटीन अमाशय में किस एंजाइम के द्वारा पचा था? पेप्सिन एंजाइम पचा कर किस में बदलाता है? पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीओज में। ये जो पेप्टोन बना है, पॉलीपेप्टाइड बना है, प्रोटीओज बना है, यह किससे टूटकर बना है? और पेप्सिन यहां पर जो यह तोड़ रहा है, इसको जल की उपस्थिति में तोड़ रहा है। यह एक जल अपघटन की प्रक्रिया है। तो आप भोजन के स्रोत से जो भी प्रोटीन खा रहे हैं उसे पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। यह पेप्टोन कैसा प्रोटीन है? डराइव्ड प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड कैसा प्रोटीन है? डराइव्ड प्रोटीन है। प्रोटीओज कैसा प्रोटीन है? डराइव्ड प्रोटीन है। या आप कह सकते हैं पाचन के दौरान जब प्रोटीन आंशिक रूप से टूटकर, मानव के शरीर में प्रोटीन आंशिक रूप से टूटकर जिस पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? डराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। ये पेप्टोन भी प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन है, ये प्रोटीज भी प्रोटीन है, लेकिन हमें ये सब प्रोटीन किसी स्रोत से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रोटीन तब बना है हमारे शरीर के अंदर जब पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन के अणुओं का हाइड्रोलाइसिस किया है। क्या किया है? हाइड्रोलाइसिस किया है दोस्तों। तो क्लियर है? तो प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और डराइव्ड प्रोटीन। यही क्या है? डराइव्ड प्रोटीन। या आप याद रखिएगा कि पाचन के दौरान जितना भी प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड से पहले प्रोटीन जितने भी चीजों में टूटा, वह प्रोटीन कौन प्रोटीन है? डराइव्ड प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो सिंपल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, हिस्टोन और प्रोटामीन। कंजुगेट प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। और उसके बाद पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीओज, ये सब कौन प्रोटीन है? डराइव्ड प्रोटीन। तो नाम रखने में याद दिक्कत होगा? नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि प्रोटीन का हम 3 आधार पर जो बंटवारा किए हैं वे प्रोटीन के गुणों के आधार पर किए हैं। किस आधार पर किए हैं? गुणों के आधार पर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रोटीन का जो मोनोमर है, या प्रोटीन जिस मॉलिक्यूल से जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ कौन है? अमीनो एसिड। लेकिन आपको क्या बोले कि पहले अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, अब फिर पॉलीपेप्टाइड जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड के कई श्रृंखलात्मक रूप से जुड़े हुए अणु है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का सूक्ष्मतम इकाई जो है वह कौन है? अमीनो एसिड के कई अणु जुड़कर क्या बनाएगा? अब फिर पॉलीपेप्टाइड के कई अणु जुड़कर क्या बनाएगा? तो पॉलीपेप्टाइड के जो अणु है या पॉलीपेप्टाइड का जो चेन बनता है उसका स्ट्रक्चर 2 तरह का हो सकता है। एक प्रोटीन के अणु में पॉलीपेप्टाइड किस तरह से जुड़े हुए हैं उस आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, अणुओं की भी अपनी एक निश्चित संरचना होती है। जैसे आप हीरा के बारे में सामान्य रूप से पता कि उसके अणु समचतुष्फलकीय संरचना में जुड़े रहते हैं, या हीरा के अणु समचतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह प्रोटीन जो निर्मित है पॉलीपेप्टाइड
अणु से, तो पॉलीपेप्टाइड के अणु आपस में जुट करके एक निश्चित संरचना बनाती है। और पॉलीपेप्टाइड के अणु दो तरह की संरचनाएं बनाती है। तो प्रोटीन के अणु में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस रूप में जुड़े हुए हैं, उस आधार पर अगर हम प्रोटीन का बंटवारा करें तो प्रोटीन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गुणों के आधार पर जब प्रोटीन को देखें तो वो कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और जब हम देखते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कई पॉलीपेप्टाइड के अणु का आपस में जुटना, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पर प्रोटीन आपका कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार के दोस्तों। एक रेशेदार प्रोटीन और दूसरा गोलाकार प्रोटीन। अब यह बंटवारा अणुओं के संरचना के आधार पर है दोस्तों। यह बंटवारा जो प्रोटीन का है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, यह बंटवारा किस आधार पर हुआ है? अणुओं की संरचना के आधार पर हुआ है। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में उसके पेप्टाइड श्रृंखला रेशेदार स्वरूप में जुड़े हुए हैं तो वैसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? जब गोलाकार रूप में जुड़े हुए हैं, गोलाकार रूप में जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कुछ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इस तरह से जुटे रहते हैं। जब प्रोटीन के अणु में पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड अणु इस तरह से है तो उसे क्या कहते हैं? जब प्रोटीन के अणु में पॉलीपेप्टाइड अणु इस तरह से सीधे सीधे जुड़े होते उसे क्या कहते हैं? तो गुणों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? अणुओं के संरचना के आधार पर दो प्रकार के। कौन कौन? और रेशेदार प्रोटीन, वह प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन किस रूप में जुड़े हुए हैं? एक रेशेदार एकदम फाइबर, गोलाकार में, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं। लेकिन यह जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जानना यह है कि रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है केराटिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन और किस तरह का प्रोटीन है? रेशेदार। केराटिन प्रोटीन किस तरह का प्रोटीन है? मायोसिन प्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? सबसे तो पहले एक बार एग्जाम में यहाँ तक केराटिन है क्या? प्रोटीन है। केराटिन है क्या? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट का नाम मिलता है काइटिन, यहां पर केराटिन, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। सिमिलर नाम नहीं है जी। एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में काइटिन हम पढ़े थे ना, अब प्रोटीन में है केराटिन। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि काइटिन कार्बोहाइड्रेट और केराटिन प्रोटीन दोनों ही बाह्य कंकाल के निर्माण में भाग लेते, लेकिन केराटिन प्रोटीन स्तनधारियों के बाह्य कंकाल बनाते हैं और काइटिन कार्बोहाइड्रेट कीड़े मकोड़े के बाह्य कंकाल बनाते हैं। तो केराटिन प्रोटीन है और ये एक ऐसा प्रोटीन है दोस्तों जिससे हमारे नाखून, हमारे बाल, मवेशियों के खूर, मवेशियों के सींग, ये सब निर्मित होते हैं। और ये कैसा प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन। उसके बाद गोलाकार प्रोटीन में आप एक याद रखिए, इंसुलिन। अब क्या हुआ? अब इसी सब पर हमको गुस्सा आता है, तब कहेगा कि दम कि बिट्टू झा पगला गया है ना। हम पढ़ाते पूरा स्पीड में रहते, एक रिदम टूट जाता है। ये क्या हो रहा है? चार्ज नहीं किया था।
अरे इसका किसी दिन प्रॉब्लम ठीक नहीं रहता है, किसी दिन आए तो साउंड गड़बड़, किसी दिन आए तो। आइए दोस्तों, तो रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन है। रेस गोलाकार प्रोटीन में अब क्या एक याद रहेगा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन पूरी तरह से प्रोटीन से निर्मित हार्मोन है, इसलिए इसे पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन प्रोटीन से, उसे इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे हार्मोन चैप्टर में, लेकिन इंसुलिन प्रोटीन से निर्मित एक हार्मोन है। और ये कैसा प्रोटीन है? उसी तरह हीमोग्लोबिन का क्रोमोप्रोटीन कैसा प्रोटीन है? गोलाकार प्रोटीन है। तो रेशेदार प्रोटीन में कौन कौन एग्जांपल याद रखना? केराटिन और मायोसिन। गोलाकार प्रोटीन में क्या क्या याद रखना? इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। तो प्रोटीन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अणुओं के संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन। उसके बाद गुणों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? कौन कौन? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। प्रोटामीन कौन से मछली में पाया जाता है? साल्मन। और अंडे के पित्त भाग में, पीले भाग में कौन प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अंडे के उजले भाग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन। केराटिन किस प्रकार का प्रोटीन है? या मवेशियों के सींग, कुर, आदमी के नाखून, बाल किस प्रोटीन से बनते हैं? केराटिन प्रोटीन। इंसुलिन हार्मोन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, यह भी प्रश्न आया हुआ है। और इंसुलिन हार्मोन में जो प्रोटीन रहते हैं उसके जो पेप्टाइड श्रृंखला रहते हैं वो किस तरह के संरचना में रहते हैं? गोलाकार। कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रोटीन क्या है और उसके प्रकार में कोई दिक्कत नहीं है। लार में कौन सा प्रोटीन था? म्यूसिन। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइको। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइको। कहां याद है? आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा अमीनो एसिड को हम देख लेते हैं। अमीनो एसिड को देख लेते हैं। अमीनो एसिड जो है में अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड आपस में एक खास प्रकार के बॉन्ड, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुट करके बना लेते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड। ध्यान दीजिए, आप अभी तक समान रूप से पढ़ें कि अमीनो एसिड जुटते हैं, लेकिन आप ये तो जानते हो कोई भी अणु या परमाणु जुड़ते हैं रासायनिक बंधन के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो अमीनो एसिड के अणु जो जुड़ते हैं उसे जोड़ने वाले जो केमिकल बॉन्ड है, उस केमिकल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड जुट करके पेप्टाइड बॉन्ड जुट करके पॉलीपेप्टाइड, और फिर पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुट करके क्या बना लेते हैं? तो यहां 2 बात याद रखना है कि अमीनो एसिड जो है वे एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहते हैं? अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों, यानी कि केवल अमीनो है तो अमीनो एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अनिवार्य रूप से रहेगा। और अमीनो एसिड आपस में जो जुड़ते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, वे कौन बॉन्ड से जुड़ते हैं? यह आपसे पूछ देगा कि प्रोटीन के अणुओं में उपस्थित रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं।
पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड से और जुट करके फिर क्या बनता है, और फिर क्या बनता है। अब दोस्तों कि एक प्रोटीन के अणु के निर्माण के लिए कम से कम कितना अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड के अणु चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी अमीनो एसिड हो सकता है। जैसे हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे तो एक प्रियोन के बारे में पढ़ाए थे, आपको याद होगा। उस प्रियोन, वो प्रियोन भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था जिसमें 254 अमीनो एसिड उत्पन्न होता। तो अमीनो एसिड की संख्या एक प्रोटीन अणु में कम से कम 20 होनी ही चाहिए। अधिकतम कितना भी हो सकता है, जैसे कि 254 तक अमीनो एसिड से निर्मित प्रोटीन का पता लगाया गया है। लेकिन 20 से कम प्रकार के ये नहीं केवल एक के प्रकार के 20 अणु ले लेंगे प्रोटीन बन जाएगा, नहीं। 20 अमीनो एसिड चाहिए, 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए दोस्तों। 20 से कम अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल्स कहिएगा प्रोटीन तैयार कर देगा, ये संभव। तो एक प्रोटीन अणु को तैयार करने में कम से कम कितने प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए, 20 प्रकार के या 20 मॉलिक्यूल्स चाहिए अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड के। 20 से कम अमीनो एसिड में प्रोटीन अणु का निर्माण संभव है, लेकिन 20 से अधिक हो सकते हैं, यानी कि 20 ही शर्त है, कम से कम 20 होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि मानव शरीर को ध्यान में रखकर अमीनो एसिड का बंटवारा दो भागों में किया गया है। किसको ध्यान में रखकर, मानव शरीर को ध्यान में रखकर। अमीनो एसिड क्या है समझ गए ना, कौन बॉन्ड के द्वारा वह जुटेगा समझ गए ना। अब मानव शरीर को ध्यान में रखकर अमीनो एसिड का बंटवारा कितने टाइप में किया गया है, आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड। अब इसको समझिए, क्या है आवश्यक अमीनो एसिड, क्या है अनावश्यक। हमारे शरीर में कुछ अमीनो एसिड का निर्माण स्वयं हो सकता है, उसके लिए हमें बाहरी भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्लियर हो गया। हमारे शरीर के कोशिकाओं में कुछ अमीनो एसिड की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, अर्थात कुछ अमीनो एसिड की प्राप्ति के लिए हमें बाहरी भोजन पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसका निर्माण शरीर स्वतः स्वयं कर सकता, आपको हम बताए थे कि जैव अणु का निर्माण केवल पौधे ही कर सकते हैं, जंतु नहीं कर सकता है। लेकिन अमीनो एसिड की स्थिति में यह थोड़ा अलग है। कुछ अमीनो एसिड का निर्माण मानव का शरीर स्वयं कर सकता है, उसके लिए उसे भोजन की कोई जरूरत। ऐसे अमीनो एसिड जिसका निर्माण मानव स्वयं कर सकता है, उसे बाहरी भोजन की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे। जो अमीनो एसिड नहीं बन सकता है, जिसे भोजन के माध्यम से ही मानव को प्राप्त करना पड़ेगा, वो कौन है। और आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या भी 10 है, अनावश्यक के भी 10। हम नाम भी लिख दिए हैं कि 10 कौन कौन है, तो आप धीरे धीरे याद करते जाइएगा, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एग्जाम में आए हुए हैं कि निम्नलिखित में कौन अनावश्यक अमीनो एसिड है, कौन आवश्यक अमीनो एसिड है। तो हर दिन एक एक करके याद करते जाइएगा, ठीक है। परीक्षा तक याद हो ही जाएगा सब क्या। लेकिन पहले इस तरह प्रश्न नहीं आते कि अमीनो मतलब प्रोटीन बनने के लिए न्यूनतम कितने अमीनो एसिड की जरूरत है, 20। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितना, 10। अनावश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितना, 10। लेकिन अब इस तरह से के भी प्रश्न आए हुए हैं हमारे, खासकर बिहार पुलिस में ही शायद पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, कौन अनावश्यक अमीनो एसिड नहीं है। तो आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड का जो बंटवारा हुआ है मानव शरीर को संदर्भ में रखकर, क्योंकि बात अगर पौधों की कीजिएगा तो पौधे सभी अमीनो एसिड का निर्माण स्वयं कर सकता है, उसमें उसे बाहरी कोई कारक की जरूरत। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, और प्रोटीन जिस इकाई से मिलकर बना हुआ अमीनो एसिड, वो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अमीनो एसिड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहते हैं? क्या? हाँ, अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के एक, दोनों। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड का बंटवारा किसको ध्यान में रखकर किया गया? क्या पौधे कोई ऐसे अमीनो एसिड है जिसका निर्माण वे स्वयं नहीं कर सकता है? सबका कर सकता है, ठीक है। लेकिन वह तब कर सकता है कि जब उसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेगा। ध्यान रखिए, शरीर अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड का निर्माण स्वयं कर सकता है, उसे भोजन की जरूरत, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जरूरत है। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसा है जो आपको बाहर से नहीं उसके लिए भोजन का जरूरी नहीं है। वे आपको किसी ना किसी रूप में बिना भोजन के ही मिल जाते हैं। जैसे हाथ सांस लिए नाइट्रोजन गया शरीर में, ऑक्सीजन गया शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड खुद बन रहा है शरीर के अंदर, कार्बन हाइड्रोजन है उसमें। तो आवश्यक अमीनो एसिड हमें भोजन के माध्यम से ही ग्रहण करना पड़ेगा, अनावश्यक को ग्रहण करने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अमीनो एसिड बने इसके लिए शरीर में तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। अब ये प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पौधे के उत्पाद और जंतु के उत्पाद। जंतु के उत्पाद करने का मतलब मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि। अब पौधे के उत्पाद दाल, सोयाबीन, ठीक है, राजमा, ओसे राजमा तो दलहनी हो गया, और दाल सब चना दालें है, राजमा भी दालें के श्रेणी में आता है। तो प्रोटीन हमें पौधे के उत्पाद से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं के उत्पाद से भी प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों के उत्पाद से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसमें अंतर ये होते हैं दोस्तों कि जंतु के उत्पाद से प्राप्त प्रोटीन बेहतर माने जाते हैं। यानी कि पौधे के उत्पाद से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसके तुलना में ज्यादा बेहतर किनसे प्राप्त होते हैं? जंतु के उत्पाद से। यानी कि जंतु के उत्पाद यानी कि मांस, मछली, अंडा, दूध वाला प्रोटीन बहुत अच्छा है। सोयाबीन, राजमा वाला प्रोटीन उसके मुकाबले अच्छा नहीं है। अब ऐसा हम किस आधार पर कर रहे हैं? इसका आधार यह है कि जंतु के उत्पाद से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जंतु के उत्पाद से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड की उपस्थिति होती है। लेकिन पौधे के उत्पाद से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते हैं। अपवाद केवल सोयाबीन ही है। पौधे के उत्पाद में केवल सोयाबीन ही एक अपवाद है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित रहते हैं। तो क्लियर है बात, समझ गए ना? पौधों के उत्पादों से प्राप्त प्रोटीन के तुलना में बेहतर माने जाते हैं कौन से प्रोटीन? जंतु के उत्पादों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को। लेकिन क्यों बताइए ना? इसलिए कि जंतु के उत्पाद से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसमें 10 आवश्यक अमीनो एसिड जो है सब प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन पौधे वाले में प्रेजेंट। जंतु के उत्पादों से जो प्राप्त होते हैं प्रोटीन उसको पचने में शरीर को ज्यादा इफोर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन पौधे के से प्राप्त प्रोटीन को पचाने में शरीर को ज्यादा इफोर्ट नहीं लगाना पड़ता है। यानी कि पचाने में आसान होता है कौन प्रोटीन?
पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है किसके? प्रोटीन को। अपवाद सिर्फ कौन है? मछली। मछली में ऐसा प्रोटीन है जो आसान तरीके से पच जाता है, ठीक है। लेकिन एक अंतर देखें कि जंतु के उत्पादों के प्राप्त प्रोटीन को पचाने में ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ज्यादा एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके तुलना में प्रोटीन के उत्पादों से प्राप्त प्रोटीन को पचाने में कम जल की आवश्यकता होती है। ये आप अंदाज किए होंगे। आप दाल खाइए पूरा मन से, अब मुर्गा खा लीजिए, आपको दाल ज्यादा जल्दी से पच जाएगा, ये समान सा अनुभव होगा। अब मुर्गा खा के जो 2 दिन से बेचैन है, क्या हुआ दोस्त, पच ही नहीं रहा है, ऐसा हुआ जी? कितनी बार घटना, कभी तो मुर्गा खा के कलाश छूट जाता है। रात में पार्टी था, मुर्गा खाया, इतना सुबह कलाश छूट गया, क्यों? पचा ही नहीं। क्यों नहीं पचा? तो उसमें वो जंतु वाला प्रोटीन को पचाने में ज्यादा जल की आवश्यकता, ज्यादा एंजाइम की आवश्यकता है। अपवाद सिर्फ मछली है, यानी मछली खाइएगा, उसका प्रोटीन पौधे के उत्पाद के तरह ही पच जाते हैं। यानी कि जंतु के उत्पाद में केवल मछली ही ऐसे हैं जिनके प्रोटीन को शरीर आसानी से पचा लेते हैं। और ये भी आप अनुमान, आप मुर्गा भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, लगे मछली खा के रिलैक्स मूड में है, ठीक है, मुर्गा खा के उतना रिलैक्स मूड में नहीं आए, क्योंकि उसका प्रोटीन पचाने में ज्यादा इफोर्ट लग रहा है। मछलियों के प्रोटीन पौधों के वाले प्रोटीन के तरह ही आसानी से पचने योग्य होते हैं। इसलिए क्वेश्चन में आएगा सबसे सुपाच्य प्रोटीन किसमें होता है? इसलिए नॉनवेज खाइए, ज्यादा प्राथमिकता किसको दीजिए? आसानी से पचेगा, अब प्रोटीन बराबर मिलेगा, ठीक है। क्या? हाँ, दूध बहुत वयस्क आदमी को तो दूध पचता नहीं, पीने के साथ उल्टी मारता है। दूध को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम की आवश्यकता है, और रेनिन एंजाइम बच्चों में ही पर्याप्त रहते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, रेनिन एंजाइम की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। इसलिए कई ऐसे लोग मिले होंगे जिसको कहें दूध हम नहीं खाते हैं जी। क्लियर है? वैसे हमारा जो पर्सनल भी, वो दूध खाना भी नहीं चाहिए, आए? क्यों? गाय पालते हैं, तब खाइए। ये हम पटना वाली गाय को देख रहे हैं, आंख के सामने में सुइया मारता है, एकदम कमंडल लेके खा रहा है, आंख के सामने में ऑक्सीटोसिन सुई मार रहा है, फिर भी एकदम लेने के लिए तैयार है, ठीक है। बहुत गड़बड़ है वो दूध, ठीक है। और दोस्तों, पटना में डेयरी फार्म की स्थिति इतनी खराब है कि जो क्राइटेरिया है उसका साफ फॉलो नहीं होता है। इसलिए हम बोले दूध नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और कोई नहीं, भैंस पाल रहे, गाय पाले, कोई दिक्कत नहीं, खाइए, ठीक है। लेकिन हम अभी करें, आप लोगों को कह रहे हैं, यानी कि एकदम कभी नहीं खाइए, छोड़ दीजिए, आप लोगों को पर्सनली कह रहे हैं, ठीक है। अब आइए, तो उत्पाद देख लिए ना, कौन सा प्रोटीन और क्या अंतर है देख लिए ना। आइए प्रोटीन के कार्य, चलिए प्रोटीन पारघाट लग रह गया, प्रोटीन के कार्य। लेकिन जितना डिस्टरबेंस हुआ, सुबह से डिस्टरबेंस हो रहा है, लगता है कि आज मेरा एकदम मूड सही, कभी नहीं गुस्सा आया, सुबह से आया, ताली मत मारिए, सुबह से इतना डिस्टरबेंस हो रहा है कि बता नहीं सकते। प्रोटीन के कार्य, पहला कार्य मुख्य है, पहला मुख्य नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होते हैं। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन भी आपको 4.1 कैलोरी एनर्जी देने में सक्षम है, कार्बोहाइड्रेट की तरह। तो प्रोटीन के मुख्य कार्य हैं कि यह भी आपको कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या प्रदान कर सकते हैं? ऊर्जा। लेकिन प्रोटीन आपको ऊर्जा तभी देगा जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए। जब तक शरीर में ग्लूकोज है तब तक ग्लूकोज से ही एटीपी बनेगा, यानी ऊर्जा प्राप्त होगा। तो जब कभी ग्लूकोज की कमी हो जाती है
तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के काम करने लगते हैं, अर्थात ऊर्जा प्रदान करने लगते हैं। तो प्रोटीन का एक कार्य ये भी है, ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह शरीर को ऊर्जा दे सकता है। लेकिन प्रोटीन का मुख्य काम है कोशिकाओं का निर्माण में भाग लेना, और कोशिकाओं का निर्माण होगा तभी शरीर में क्या होगी। इसलिए प्रोटीन को शरीर का निर्माण करता माना जाता है। इसलिए प्रोटीन का शरीर को क्या माना जाता है, निर्माण करता माना जाता है। यह प्रोटीन का मुख्य कार्य है। अगर हम प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो शरीर में कोशिकाओं की निर्माण प्रक्रिया बाधित होगी, नए नए कोशिका बनना कम हो जाएगा, और जिससे वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर को बनाना है, एकदम मोटी तगड़ी एकदम अंदर से मजबूत, ये सब प्रोटीन करता है। क्लियर है। अगला ये सेल के निर्माण के लिए नहीं दोस्तों, सेल अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो सेल का मरम्मत भी तब हो सकता है जब आपके मरम्मत लिखे हैं, जब आपके शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हो। तो टूटी फूटी सेल का निर्माण के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, और नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। वैसे भी जब हम पढ़ा रहे थे कोशिका, तो आपको बताया कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनती है। अब प्रोटीन ही शरीर में नहीं रहेगा तो कोशिका झिल्ली का ही निर्माण बाधित हो जाएगा। अब कोशिका झिल्ली नहीं बनेगा, कोशिकाओं का निर्माण संभव है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य सजीवों के शरीर में न सिर्फ कोशिकाओं का निर्माण करना है, बल्कि टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना है। उसके बाद हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता है, एंजाइम किससे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और नाम सुने होंगे आप, हार्मोन का। आगे के चैप्टर में हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हार्मोन को। हार्मोन का काम शरीर को कंट्रोल करना है। शरीर में हार्मोन का कार्य कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन सभी अंगों के कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि सभी अंगों के कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर कार्य निर्भर होते हैं और उनके बीच गजब का सामंजस्य बना होता है। जैसे आप दौड़ते हैं तो श्वसन गति बढ़ जाती है, यानी दौड़ रहे हैं टांग से, पता चल गया फेफड़ा को, पता चल गया पूरे शरीर को, श्वसन दर बढ़ गया। तो इस तरह से जो कंट्रोलिंग का काम है वे किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। और हार्मोन के निर्माण के लिए भी क्या जरूरी है, लेकिन कुछ प्रोटीन वसा से भी निर्मित होते हैं। तो प्रोटीन के क्या कार्य हमारे शरीर में, सबसे मुख्य कार्य सेल का निर्माण, सेल का मरम्मत। इन कारणों से इसे शरीर का निर्माण कर्ता कहा जाता है। ये सर्वोच्च महत्व के जैव अणु है दोस्तों। वैसे प्रोटीन का हम शाब्दिक अर्थ नहीं बताए। प्रोटीन प्रोटियस नामक ग्रीक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है सर्वोच्च महत्व। एक बच्चा पैदा हो गया है और उसी का उसी अवस्था में रह जाए, ये संभव है? तब कोई औचित्य है पैदा होने का? वे वृद्धि तब कर सकता है जब उसके शरीर में पर्याप्त प्रोटीन। तो जैव अणु हर महत्वपूर्ण है, जितने भी जैव अणु है सब महत्वपूर्ण है। किसी एक के अभाव में शरीर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन उन सभी जैव अणुओं में सर्वोच्च महत्व वाले जैव अणु किसको कहा जाएगा? प्रोटीन को। यह कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमको लगता है प्रोटीन भी आप समझ गए होंगे। आज तो थे कि हम समाप्त करेंगे, अब समाप्त नहीं हो पाए, एक क्लास और लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा अल्टर है, तो कुछ पॉइंट समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगला चैप्टर से एकदम मजा लेने लगिएगा आप बायोलॉजी में। ओके दोस्तों, ऑनलाइन वाले सब ठीक है? क्या हुआ दीपक कुमार, लवकुश कुमार को क्या हो गया?
क्या हुआ ऑनलाइन वाले दोस्तों? देखिए ऑनलाइन क्लास में भी जो कमेंट बाजी हो रहा है खाली। क्या हुआ था? झगड़ा उगड़ा गया था? हाँ, आज थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, नेट प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों। नेट प्रॉब्लम के लिए लव कुश कुमार कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कुछ बोलिए ना, अगर कोई दिक्कत है। लव कुश कुमार, नीतीश कुमार, दीपक कुमार, रोहित कुमार, अच्छा वीडियो रुक गया था। रुकने के बाद तो फिर से स्टार्ट किए हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो ठीक है ना? हाँ अच्छा, कुणाल कुमार, आज कुछ प्रॉब्लम आया है। हमको लगता है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। या बोलिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ सके तो हम अभी लाइव है, पूछ सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन एक बार बता दीजिए। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि सेल के न्यूक्लियस में जो प्रोटीन है उसे ही न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे, यह परिभाषा है। और सेल के न्यूक्लियस में जो प्रोटीन है ना, उससे या तो डीएनए मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं या आरएनए मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। तो हम न्यूक्लियोप्रोटीन को दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों। एक ऐसा प्रोटीन जो सेल के न्यूक्लियस में है, या एक ऐसा प्रोटीन जिसमें या तो डीएनए के अणु या फिर आरएनए के अणु जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन मुख्य रूप से कोशिका के न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में यह कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन क्लियर हुआ? अमीनो एसिड को तो शुरुआत में बता दिए थे। अमीनो एसिड क्या है? तो अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो फंक्शनल ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप दोनों मौजूद रहते हैं। कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप दोनों मौजूद रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमीनो एसिड क्या है? ये तो आप जान ही गए कि प्रोटीन बनाने वाली इकाई है अमीनो एसिड। लेकिन अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बाकी अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, और पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ करके अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाता है, और फिर पॉलीपेप्टाइड के अणु रेशेदार या गोलाकार रूप में जुड़ करके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल रूप में ये दोनों मौजूद रहते हैं, अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीनो एसिड जुड़कर जो जुड़ते हैं वह जिस बॉन्ड से उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। बोलिए और क्या दिक्कत है? आशुतोष आर्या, दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा आपको नया लगा होगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत इस चैप्टर को पहली बार 11th क्लास में पढ़ा जाता है।
या फिर केमिस्ट्री के अंतर्गत इसको 12th क्लास में पढ़ा जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। और बोलिए क्या प्रॉब्लम है? फालतू फालतू कमेंट करता है, तो पढ़ने वाला सब पढ़ लेता है, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। हम खुद ध्यान नहीं देते हैं, कमेंट पर ध्यान देंगे, पता चला कि 1 साल तक बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं।